तो अभी तक हमने दूसरे अध्याय में क्या क्या देखा, हमने देखा कि कथनों से समीकरण कैसे बनाते हैं, युगपत समीकरण किसे कहते हैं, और समीकरणों को हल करने की विधि में से आलेखी विधि से समीकरण का हल कैसे करते हैं, इसके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नोवली की तरफ। प्रश्नोवली के प्रश्न हल करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है प्रश्नोवली पहला में, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। कथनों से समीकरण कैसे बनाते हैं हमने पढ़ा है, उसी के बेसिस पे प्रश्न सिंपल है। पहला प्रश्न क्या दिया है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपए में खरीदी, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इसका हमें सिर्फ समीकरण बनाना है, हल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रश्न में बोला गया ना कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो परीक्षा में किस प्रकार से लिखना है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अभी हम देखेंगे, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि एक बल्ले की कीमत, मान लेते हैं क्या, बल्ले की कीमत को मान लेते हैं 100 रुपये है। ठीक है, माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है तथा एक गेंद की कीमत, अब हम इसको मान लेते हैं y मान लेते हैं। माना कि एक गेंद की कीमत क्या है, y रुपये है। एक बल्ले की कीमत को हमने 100 रुपये माना और एक गेंद की कीमत को हमने y रुपये मान लिया। अब देखो प्रश्न में क्या बोला है, क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदी। अब हम क्या लिखेंगे नीचे, प्रश्नानुसार 3 बल्ला और 6 गेंद की कीमत 3,900 रुपये है। ये प्रश्न में दिया गया है। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, 3 बल्ला और 6 गेंदों की कीमत 3,900 रुपये है। तो देखो एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है, तो 3 बल्लों की कीमत क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगा उसका, यानी कि 3x हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 3 बल्लों की कीमत 3x और 6 गेंदों की कीमत, एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 6 गेंद की कीमत क्या हो जाएगी, 6y रुपये। ठीक है, अब दोनों की कीमत कितनी है, 3,900 रुपये है। अब दोनों की कीमत का क्या मतलब है, दोनों की जो कीमतें हैं उन दोनों को क्या हम करेंगे, जोड़ देंगे। 3 बल्ला और 6 गेंदों की कीमत कितनी है, 3,900 रुपये है। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, समीकरण पहला। हमें सिर्फ कथन का समीकरण बनाना है। इस तरीके से पहले कथन के अनुसार एक समीकरण क्या बन जाएगा, 3x + 6y = 3,900। ठीक है, 3x धन 6y बराबर 3900 रुपये। इस प्रकार से ये समीकरण पहला हो गया। एक और समीकरण बनेगा, देखो इसी कथन में एक और कथन दिया गया है, वहीं से मतलब उसी दुकान से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी। अब इसको भी समीकरण बना लेंगे। तो देखो एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे, एक बल्ले की कीमत 100 रुपये, यानी कि x और 2 गेंदों की कीमत, चूंकि एक गेंद की कीमत y रुपये है तो 2 गेंद की कीमत 2y हो जाएगी। अब दोनों की कीमत का मतलब क्या है कि दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों की कीमत कितनी है, 1,300 रुपये है। एक बल्ला और 2 गेंदों की कीमत 1,300 रुपये है, तो क्या हो जाएगा ये x + 2y, एक बल्ले की कीमत और 2 गेंद की कीमत 1,300 रुपये है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, समीकरण दूसरा हो जाएगा। बस प्रश्न में हमें क्या बोला है, कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। तो इस तरीके से हमें सिंपल एक समीकरण ये हो जाएगा और एक समीकरण ये हो जाएगा, एकदम आसान है। ठीक है, इस प्रश्नावली के जो पहला प्रश्न के अंदर में और भी प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को अच्छे से हल करके देखिएगा। इजी है, सारे प्रश्न बन जाएंगे आपको। कथन से समीकरण बस बनाना है। ठीक है, कथन दिया गया है, उनका समीकरण के रूप में किस प्रकार से हल करना है हमने एक उदाहरण भी देख लिया है। मतलब कथनों से समीकरण कैसे बनाते हैं वो भी देख लिया, एक प्रश्न भी बना के देख लिया। इस तरीके से आपको वाक्य बना के लिखना है। ठीक है, यहाँ पे दिखा दिया गया है। सबसे पहले मान लीजिएगा कोई भी एक राशि को, उसमें जो अज्ञात राशि है उसके राशि की कीमत या फिर जो भी उसका मान दिया गया है उसको मान लीजिएगा। कोई भी एक राशि का मान x मान लेना, दूसरा राशि अगर दिया है तो उसको y मान लेना, इस प्रकार से। ठीक है, प्रश्न के अनुसार जैसा प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार दोनों राशियों को मान लीजिएगा। प्रश्न में जो बोला गया है उस हिसाब से समीकरण बना के लिखना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, पहला प्रश्न के सभी प्रश्न बन जाएंगे। यदि कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम जरूर उनका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आप। अच्छा, पहला प्रश्न का जो चौथा प्रश्न है, ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, इसको भी हल करके देख लेते हैं। आगे के प्रश्नों में भी इस टाइप के प्रश्न आने वाले हैं तो ये जरूर काम आएंगे, तो एक बार हल करके देख लेते हैं इसको भी। देखो इसमें भी सिर्फ कथन दिया गया है, कथन से हमको समीकरण ही बनाना है। क्या दिया है कथन, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो प्रश्न में अगर देखें, सबसे पहले हमें मानना पड़ता है, तो किस चीज को हम मानेंगे, तो देखो यहाँ क्या दिया है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले। कब से 7 साल पहले, अभी से। और दूसरा कथन में भी क्या दिया गया है कि अब से 3 साल पहले, इसमें भी अब से कंपेयर किया गया, यानी कि वर्तमान आयु को अगर हम मान लें तो 7 साल पहले आयु और 3 साल बाद आयु को हम निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना कि नरेश की वर्तमान आयु, दोनों की जो वर्तमान आयु है, नरेश और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु, उसको हम मान लेते हैं।
माना कि नरेश की वर्तमान आयु, इसको हम मान लेते हैं कि 1 वर्ष है, ठीक है। नरेश की वर्तमान आयु कितनी है, 1 वर्ष है। तो उसकी तथा पुत्री की वर्तमान आयु, उनकी पुत्री का जो वर्तमान आयु उसको क्या हम मान लेते हैं, y वर्ष है। अब देखो इन दोनों का वर्तमान आयु को x और y हमने मान लिया है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो अतः 7 साल पहले नरेश की आयु, अब देखो मेरी आयु एग्जाम्पल के लिए अभी 24 साल है, तो 1 साल पहले कितनी आयु रही होगी, तो 1 घटा देंगे। उसी प्रकार से यदि 24 में 1 घटा देंगे, यानी कि वर्तमान आयु में 1 घटा देंगे। उसी प्रकार अगर हमें 7 साल पहले की आयु चाहिए, माना कि नरेश की वर्तमान आयु कितनी है, 1 वर्ष है, अतः 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगी, जो वर्तमान आयु है उसमें हम 7 साल घटा देंगे, तो x - 7, ठीक है, x - 7 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तथा पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु भी 7 साल पहले कितनी रही होगी, 7 साल घटा देंगे, उसकी भी जो वर्तमान आयु है उसमें, ठीक है। अतः 7 साल पहले नरेश की आयु इतनी हो जाएगी और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। माइनस क्योंकि समझ आया, 7 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब देखो, अब दूसरा कथन क्या दिया है कि अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अब बाद की आयु चाहिए हमें, तो 3 साल बाद, अतः और 3 साल बाद नरेश की आयु, तो देखो मेरी आयु जैसे अभी 24 साल है, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25, 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो वर्तमान आयु में हम 3 साल जोड़ देंगे। तो नरेश की वर्तमान आयु कितनी थी, वर्तमान आयु कितनी है, 1 वर्ष है, और 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो +3, x + 3 वर्ष, ठीक है। ये कि कब की आयु है, 3 साल बाद की आयु है। तथा पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद, तो y + 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने इनको, यहाँ तक हमने माना कि वाला जो भी स्टेप होता है, जो भी चरण होता है, इसको हमने लिख लिया। अब आगे हमें क्या करना है, दिए गए कथन से समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत तो पड़ेगी ही, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने देख लिया, किस प्रकार से इसको लिखना है, किस प्रकार से इनको मानना है। अब आगे देखो, प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा है, पहला कथन क्या बोला गया है, 7 साल पहले जो नरेश की आयु थी वो पुत्री की आयु की 7 गुनी थी, इस तरीके से होगी। तो अब हम इसको समीकरण के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, नरेश की आयु, अब 7 साल पहले नरेश की आयु कितनी थी, x - 7, यानी कि x - 7 ये किसके बराबर है, जो पुत्री की आयु थी 7 साल पहले, y - 7 इसके 7 गुनी थी, ठीक है। इस तरीके से ये समीकरण बन गया। इसको सरल कर लेते हैं, इस समीकरण को सरल कर लेते हैं। सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 7 = 7 × y, 7 और y का गुणा होगा तो 7y हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस और माइनस का गुणा होगा तो -7 × 7 = 49, ठीक है। इस तरीके से जितनी भी राशि दाएं पक्ष में है उसको क्या करेंगे, बाएं पक्ष में ले आएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x - 7, और फिर ये 7y जो है इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 7y, -49 है इस पर, ठीक है, -49 है इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +49 = 0। अब देखो 7 और 49 को हम हल कर लेंगे, ठीक है, दोनों एक पद हो जाएगा, x अलग पद है, 7y एक अलग पद हो जाएगा, और 7 और 49 चूंकि दोनों ही अंक हैं, दोनों को हम जोड़ के यहाँ पे लिख देते हैं। क्या हो जाएगा, देखो x - 7y और +49, यहाँ पे देखो 49 जो है वो धन है, धन 49 और -7, जब भी प्लस माइनस होता है तो बड़े में छोटे को घटा दो, 49 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। चिन्ह कौन सा रहेगा, दोनों में से बड़ा कौन है, 49, तो 49 के सामने कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो इस तरीके से 0। ये क्या हो गया, हमारा पहला समीकरण हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, कथन से समीकरण बनाया था, पहला समीकरण बन गया। अब दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन क्या है, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद कर रहे हैं। अब हम इसको, चलिए अब इसको हम फिर से, ये पहला समीकरण हो गया, इसको लिख देते हैं। अब क्या बोल रहा है, 3 साल बाद बोल रहा है, ठीक है। आपको इसको मिटाना नहीं है, इसी के नीचे में फिर से लिखना है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ तक समीकरण लिख लिया पहले कथन के लिए। अब उसके बाद फिर से क्या लिखेंगे, अतः प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिख लेंगे पुनः प्रश्नानुसार। दूसरा प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, 3 साल बाद क्या बोल रहा है, नरेश की जो आयु है 3 साल बाद वो पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, इस तरीके से। तो नरेश की जो, अब देखो इसको पहले मिटा लेते हैं आगे। अब देखो 3 साल बाद नरेश की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो नरेश की आयु 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 3, ये नरेश की आयु है। और 3 साल बाद पुत्री की आयु कितनी होगी, y + 3। तो क्या बोल रहा है कथन कि 3 साल बाद नरेश की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये हो गया कथन। फिर से जैसे हमने पहले हल किया था, हल कर लेंगे। x + 3 = 3 × y, 3 और y का गुणा होगा तो 3y, प्लस प्लस है तो प्लस, 3 × 9। फिर से इसको अगर हम सरल करना चाहें तो क्या हो जाएगा, x + 3
3y है, इसको इधर लाएंगे तो -3y, और फिर +9 है, इस साइड आएगा तो ये माइनस में ना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरा समीकरण अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, x - 3y और +3 और -9 को हल कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में हो जाएगा 3y, फिर इसके बाद -9 और +9, प्लस माइनस होता है तो बड़े में छोटे घटा दो, 9 में 3 जाएगा तो 6, चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़े संख्या के सामने वाला, तो ये हो जाएगा -6 = 0। ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, इस तरीके से कथन से समीकरण बनाना था, पहला का चौथा प्रश्न है। ठीक है, इस तरीके से पहला प्रश्न के सभी प्रश्न आपसे बन जाने चाहिए। कोई भी डाउट होगा या फिर कोई भी किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या होगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उनका सॉल्यूशन हम जरूर देंगे, या फिर इनका डिटेल में नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स कैसे मिलेगा आपको, वीडियो को एंड में हर वीडियो की तरह दिखाया गया है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए इसी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। नीचे में अब ऐसा करके अलग अलग प्रश्न दिए हैं, प्रश्न में समीकरण भी दिए हैं और आलेख चित्र भी दिया गया है। इन आलेख चित्रों को देखते हुए हमें इन समीकरणों के हल कैसे होंगे उनके बारे में बताना है, और समीकरण में x और y के मान क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बताना है। तो वैसे तो हमने अभी देख लिया है, ठीक है, प्रश्नावली हल करने से जस्ट पहले हमने देखा था। ठीक है, तो प्रश्न को हल करके देखते हैं। देखो पहला क्या दिया है, समीकरण दिया है 3x + 2y - 12 = 0, x - y + 1 = 0। ठीक है, इसमें समीकरण के हल क्या होंगे, यहाँ पे दिया है, खाली स्थान दिया है, तो समीकरण के हल क्या होंगे, किस प्रकार के होंगे, इसको लिखना है, और x y के मान क्या होंगे ये लिखना है। तो आलेख चित्र को अगर हम देखें तो देखो, अच्छा देखिए, जब चर का घात 1 हो और ऐसा समीकरण मिला, जैसे कि यहाँ पे चर का घात 1 है, 2 अज्ञात राशि है x और y, यदि हम y का अलग अलग मान यहाँ पे रखें तो हमें x का अलग अलग मान मिलेगा। तो उन x और y का मान, यानी कि हमें कोई पर्टिकुलर बिंदु का मान मिलते जाएगा, अलग अलग बिंदुओं का मान मिलते जाएगा। तो जब उन बिंदुओं को हम जोड़ते जाते हैं तो हमेशा एक सीधी रेखा ही प्राप्त होती है। जब चर का घात 1 हो और ऐसा समीकरण हो, तो इस समीकरण से जो हमें अलग अलग बिंदुएं मिलेंगी उनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है। इसलिए इस प्रकार के समीकरण को रैखिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब चर का घात 1 हो तब हमें ऐसे समीकरण से जब एक सरल रेखा ही प्राप्त होती है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण भी कहते हैं। अच्छा, ये हो गया। तो देखो, इस समीकरण से हमें ये रेखा प्राप्त हुई है और इस समीकरण से हमें ये रेखा प्राप्त हुई है। आलेख चित्र में हमें दर्शा दिया गया है पहले से, और ये जो दोनों रेखाएं हैं वो इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, और इस बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2 और 3। 2 और 3 का क्या मतलब है, 2 क्या होता है, x, यानी कि एक समय हम 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे इसका कोई भी इकाई मान लेते हैं, 2 इकाई हम चलते हैं, और y में कितना, 1, 2 और ये 3 इकाई चलने पर हमें ये बिंदु मिलता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, और जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब क्या है कि जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वही बिंदु इन समीकरणों का हल होता है। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब इनका सिर्फ एक हल मिलेगा हमें। देखो, ये रेखा इस प्रकार आगे बढ़ रही है या इस प्रकार आगे बढ़ रही है, और ये रेखा इधर और इधर आगे बढ़ रही है। क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को और कभी काटेंगे इस बिंदु के अलावा? नहीं। तो इस बिंदु के अलावा हमें कोई और ऐसी बिंदु नहीं मिलेंगी जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसीलिए इन दो समीकरणों का जो हल होगा वो केवल अद्वितीय होगा, यानी कि एक ही हमें ऐसी बिंदु मिलेगी जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। इसका मतलब क्या है कि इस समीकरण का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय यानी कि अद्वितीय, दूसरा हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, अद्वितीय हल। समीकरण का जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि यहाँ पे अद्वितीय हल लिखेंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है कि x और y के मान क्या होंगे। तो देखो, ये दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यही बिंदु इन दोनों समीकरणों का हल होता है। और ये बिंदु कौन सा है, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 को हम किससे तुलना करेंगे, x और y से, इस तरीके से। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, और y बराबर क्या है, 3 है। ठीक है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ने की जरूरत है। इसमें क्या बोला है कि आलेख चित्र को देखना है, और आलेख चित्र को देखते हुए उनके हल के बारे में पता करना है। चूंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब केवल एक हल प्राप्त होगा इस समीकरण का। इसका मतलब इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा। और हल कौन सा होगा, यानी कि x और y का मान क्या होगा, तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वही x और y का मान है, यानी कि x की जगह 2 है और y की जगह 3 है, तो x का मान 2 और y का मान 3 होंगे। ठीक है, y बराबर 3 होंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर या फिर उत्तर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न का अ प्रश्न है। इसी प्रकार से ब प्रश्न देखें तो यहाँ पे भी 2 समीकरण दिया है, दोनों समीकरण के साथ ही साथ यहाँ पे एक आलेख चित्र भी दिया है। अब देखो, ये आलेख चित्र में क्या दिया है, इससे थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, इस समीकरण से जो प्राप्त रेखा है वो कौन सी है, ये इस प्रकार है।
ठीक है। दूसरे समीकरण से जो प्राप्त रेखाएं हैं वो भी यही रेखा में प्राप्त होती है। अलग अलग बिंदुओं को जब मिलेंगे तो उन बिंदुओं को हम जोड़ेंगे, इस समीकरण से जो बिंदु मिलेंगे उन्हें जोड़ेंगे तो भी इसी प्रकार की रेखा यानी कि यही रेखा प्राप्त होगी। दूसरा जो समीकरण है इससे हमें जो रेखा प्राप्त होगी वही यही रेखा ही प्राप्त होगी, यानी कि इसी के संपाती रेखा ही प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण का हल क्या होगा, यहाँ पे अगर हम उत्तर लिखना चाहें तो समीकरण का क्या हल होगा, इसका हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका हल लिखें या उत्तर लिखें तो इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि अब देखो हमने देखा था ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो इसका अद्वितीय हल प्राप्त होता है। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कितने जगह पे काट रही है, तो ये दोनों एक दूसरे के परस्पर संपाती है, ये एक दूसरे के ऊपर ढके हुए हैं। तो ये इनकी बहुत सारी बिंदुएं हैं जो आपस में मिल रही है, हर जगह यहाँ पे इनकी बिंदुएं मिल रही है। अगर बीच में देखें तो इनके बीच में भी ये बिंदुएं मिल रही हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों रेखाओं से अगर हम इस समीकरण का हल देखने की कोशिश करें तो क्या समझ में आ रहा है, ऐसे बहुत सारी बिंदुएं हैं जो एक दूसरे को टच करें, यानी कि दोनों रेखाओं की बहुत सारी बिंदुएं हैं जो एक दूसरे के बराबर है या एक दूसरे को क्रॉस करें या फिर वही बिंदु दोनों में समांतर है। ये जो बिंदु है वो इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी है। ये जो बिंदु है वो इस समीकरण का हल है, वो इस रेखा का भी एक बिंदु है, यानी कि इस रेखा में बढ़ते जाएंगे तो ये बिंदु इस रेखा का भी है और यही बिंदु इस रेखा का भी है। उसी प्रकार इसलिए यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं, इस समीकरण में सिर्फ एक बिंदु ऐसे हमें मिल रही है जो दोनों रेखाओं में समान हो, उभयनिष्ठ है। इसमें अगर हम देखें तो क्या देखते हैं, ऐसी बहुत सारी बिंदुएं हैं जो इस रेखा में भी है और इस रेखा में भी। कौन सी रेखा, इस समीकरण से जो प्राप्त रेखा है उसमें और इस समीकरण से जो प्राप्त रेखा है दोनों में ऐसी बहुत सारी बिंदुएं हैं जो उभयनिष्ठ है, दोनों में समान है। इसलिए इनके क्या होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। इसका आंसर क्या लिखेंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। और एक्स और वाई के मान क्या होंगे, एक्स और वाई के मान बहुत सारे होंगे। एक्स और वाई के मान कोई एक पर्टिकुलर रहता तो यहाँ पे लिख देते एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, इसमें तो बहुत सारे हल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सीधा अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है। इसी प्रकार से अगर तीसरा प्रश्न देखें तो देखो तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखते नहीं है, तीसरा प्रश्न को भी आप खुद से हल कीजिएगा। तीसरा प्रश्न में क्या दिया है, दो अलग अलग समीकरण दिए हैं और इस प्रकार से उसमें जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी काटेंगे क्या, नहीं काटेंगे, यानी कि इसका हमें हल ही प्राप्त नहीं होगा। कोई ऐसा बिंदु मिलेगा ही नहीं जहाँ पे इन दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें या फिर ऐसी कोई बिंदु मिले कि दोनों में उभयनिष्ठ हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका क्या होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। और एक्स वाई का मान तो मिलेंगे ही नहीं। उसी प्रकार चौथा प्रश्न देखें, चौथा भी पहले प्रश्न की तरह है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, इसका मतलब क्या है, अद्वितीय हल मिलेगा। और जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उस बिंदु के निर्देशांक यानी कि एक्स और वाई के मान ही क्या होंगे, एक्स और वाई के मान होंगे। ठीक है। इस तरीके से दूसरा प्रश्न भी हल हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला प्रश्नावली खत्म होता है। अब दूसरा प्रश्नावली बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ विधियां हैं, समीकरण को हल करने की दो विधियां और अभी हम पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। दोनों विधि को पहले पढ़ लेते हैं, किस प्रकार से उन विधि को प्रयोग करते हुए समीकरण को हल करते हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखो प्रश्नावली 1 से पहले समीकरण को हल करने का हमने जो आलेखी विधि पढ़ा था वो आलेखी विधि था। आलेखी विधि क्यों हम उसे कहते हैं, क्योंकि उसमें हम क्या करते थे, समीकरण से हम अलग अलग बिंदुएं प्राप्त करते थे, उन बिंदुओं का आलेखन करते थे, यानी कि हम उस चित्र को बनाते थे, यानी कि रेखा बनाते थे। उन चित्रों उन रेखाओं के हिसाब से यानी कि उन आलेखन के हिसाब से हम ये डिसाइड करते थे कि समीकरण का हल किस प्रकार बनेगा, उसका हल क्या होगा, यानी कि आंसर क्या होंगे, एक्स और वाई के मान क्या होंगे। इसलिए हम उसे आलेखी विधि कहते थे। ठीक है। आलेखन से प्राप्त करते थे। तो अब हम पढ़ेंगे बीजीय विधि। बीजीय विधि क्यों, अब हम इन्हें गणितीय रूप से हल करेंगे और गणितीय रूप से हल करने के बाद एक्स और वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है। इसमें हम बीजीय सूत्रों का प्रयोग करेंगे, यानी कि जोड़ घटा गुणा भाग, इन सब चीज़ों की इन सब गुणा भाग और जोड़ घटा की सहायता से हम इसको हल करेंगे, इसलिए इसे बीजीय विधि कहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं बीजीय विधि कौन सा। बीजीय विधि में दो है, एक प्रतिस्थापन है और एक विलोपन विधि। पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को हल मुख्यतः 2 चरणों में करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझाने के लिए लिखे हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, जिसको हमको याद करना है, ये बस समझने के लिए क्या है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी 2 समीकरण दिया रहेगा तो एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर राशि के रूप में निकाल लेते हैं। यहाँ पे x - y - 1 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस x का मान इस -y को पक्षांतर कर देंगे उधर, तो x का मान हमें y के रूप में मिल जाएगा, यानी कि दूसरी चर राशि के रूप में निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस मान को यानी कि जो x का मान निकलेगा उसको दूसरे समीकरण में रख कर दूसरे चर राशि का मान निकाल लेंगे। उसके बाद अब दूसरे चर राशि का मान निकल जाएगा तो पहले चर राशि का मान भी निकल जाएगा। देखो
उदाहरण से समझते हैं ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये जो दो चरण है इसको हम समझने के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। अब इनको ध्यान में रखते हुए आगे अब हम हल करेंगे। देखो पहले क्या बोल रहा है कि एक समीकरण से एक चर राशि का मान निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक में क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, इस प्रकार दिया है। हम क्या करते हैं, इस y को पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -y, -1 तो है ही, -y जो है पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, +y हो जाएगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, और एक से बराबर क्या लिख सकते हैं, y-1 लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे बस लिखे हैं, y -1 + y है तो इसको y-1 लिख दिए हैं। अब क्या करते हैं, इस x के इस मान को, यानी कि x से बराबर क्या लिख सकते हैं हम, y-1 लिख सकते हैं। अब इसका मान निकल गया, तो x तक के इस मान को दूसरे चर राशि के रूप में इस मान को हम इस दूसरे समीकरण में रख देंगे। अब देखो समीकरण 2 से x के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब इस समीकरण 2 को लिख लेते हैं एक बार, 3x - 2y इज इक्वल टू कितना है, 12 है। अब हम x के इस मान को इस समीकरण में रख देंगे, तो x से बराबर हम क्या लिखेंगे, y-1 लिखेंगे। यहाँ पे x की जगह ये मिला था तो -2y इज इक्वल टू 12। जल्दी इसको हल करेंगे तो इसका हल क्या निकल जाएगा, देखो 3 और y का गुणा होगा तो 3y प्लस, अब 3 के आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस माइनस को गुणा होगा तो -3 फिर उसके बाद -2y अब 12। अब देखो हमने क्या किया, जो समीकरण जो दूसरा था इसमें x और y दो चर राशि थी। अब हम x के मान यहाँ पे हम रख दिए, चूंकि x का मान यहाँ पे दूसरे चर राशि के रूप में निकाल लिए थे। इससे क्या हुआ कि x की जगह जैसे ही हमने ये वाला मान रखा तो ये जो पूरा समीकरण है वो केवल एक चर का समीकरण बन गया। इसमें केवल y बस है, दूसरा समीकरण नहीं है। और यदि हमारे पास एक समीकरण हो और एक अज्ञात राशि हो तब हम उस अज्ञात राशि के मान को निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास दो अज्ञात, जैसे कि x और y दो अज्ञात राशि है और समीकरण अगर हमारे पास सिर्फ एक रहता तो x और y दोनों के मान हम निकाल नहीं सकते। इसके लिए हमें दो समीकरणों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जब दो अज्ञात राशि हो तो दो समीकरणों की जरूरत होगी। और चूंकि यहाँ पे एक ही अज्ञात राशि है और एक ही समीकरण यहाँ पे है तो हम इजिली इस समीकरण की सहायता से y का मान निकाल सकते हैं। y का मान जो भी निकलेगा उसको अगर हम यहाँ पे रख देंगे, y का मान जो भी यहाँ पे निकलेगा अंक के रूप में उसको यहाँ पे रखेंगे तो हमें x का मान भी निकल जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन विधि। हल कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 3y - 2y, यानी कि 3y है, 3 ठो y है, उसमें 2y को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, y - 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 12। अब और इसको आगे हम हल करें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12, और ये जो -3 है पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस y के मान को पुनः इस मान लिखें। ठीक, अभी हम हल नहीं कर रहे हैं, प्रश्न हल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे ही हल कर लेते हैं। अब इस y के मान को यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं, अतः x बराबर क्या हो जाएगा, y-1, y का मान क्या है, 15 - 1, यानी कि क्या मिल जाएगा, 14, यानी कि y का मान क्या मिल गया, 15 और x का मान 14। ठीक है, इस तरीके से x और y का मान हम इस विधि से निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से निकालेंगे। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि क्यों कहते हैं, तो देखो x का मान यहाँ पे हमने निकाला और x के इस मान को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दिया, यानी कि यहाँ से वहाँ रख दिया, प्रतिस्थापन कर दिया। इसीलिए इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। जब दो समीकरण दिए रहेंगे, दोनों में दो अलग अलग चर राशियां दी रहेंगी एक घाती, ठीक है, तब उनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि किस प्रकार हल करते हैं, इस विधि की सहायता से समीकरण को किस प्रकार से हल करते हैं अभी हमने देख लिया। ठीक है, आगे प्रश्नावली में हल करेंगे। अब चलिए विलोपन विधि भी देख लेते हैं। तो चलिए समीकरणों को हल करने का एक और बीजी विधि है विलोपन विधि, इसको भी देख लेते हैं। इससे पहले हमने देखा प्रतिस्थापन विधि, वो भी बीजी विधि था, और ये भी विलोपन विधि, ये भी बीजी विधि है। इसमें भी हम जोड़ घटा गुणा भाग करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो विलोपन विधि क्या होता है, कैसे इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले दो स्टेप मैंने यहाँ पे लिख दिया है समझाने के लिए। ठीक है, सबसे पहले किसी भी एक चर राशि के गुणांक को दोनों समीकरणों में बराबर करते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे x y अलग अलग चर राशि हैं, तो किसी भी एक चर राशि का जो गुणांक है दोनों समीकरणों में बराबर करेंगे। जैसे कि यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ पे x का गुणांक 3 है, तो हमें कुछ भी किसी भी संख्या का गुणा या भाग जो भी करके कुछ भी करना है, करने के बाद हमें क्या करना है, इस x और x दोनों समीकरण में x का जो गुणांक है उसको हमें समान करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद दोनों समीकरण को जोड़ या घटाकर समान गुणांक वाली राशि को विलोपित कर देते हैं। विलोपित कर देते हैं मतलब जादू से उसको गायब कर देते हैं।
जादू से नहीं, हम गणित से गायब करेंगे। देखो विलोपित कर देते हैं। अब चूंकि इस पूरे प्रोसेस में इस जो विधि है, ये जो विधि है उसमें हम क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक से यानी कि कोई भी एक चर राशि के गुणांक को समान करेंगे, उसके बाद हमें उस पद को यानी कि इस चर राशि वाले पद को ही विलोपित कर देना है। इसलिए अब चूंकि विलोपन कर रहे हैं इसलिए इस विधि का नाम क्या कर दिया है, विलोपन विधि बोला गया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण में इस पद को विलोपित कर देंगे तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक पद मिलेगा। और चूंकि एक चर राशि वाला एक समीकरण मिलेगा तो एक अज्ञात राशि है, एक समीकरण है, तो उस y का मान मिल जाएगा। y का मान मिलेगा तो उसको y का मान जैसे मिलेगा तो हमें x का मान भी मिल जाएगा। इस तरीके से इसको हल करना है। चलिए इसको हल करके देखते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों चर राशि के गुणांक को समान करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3x है और यहाँ पे सिर्फ एक x है, तो हमें क्या करना है, कुछ भी करना है जिससे इसका गुणांक जो है वो भी 3 हो जाए या फिर इसका गुणांक 1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, तो इसका गुणांक 1 ना करके हम इसका गुणांक 3 करते हैं। तो इसका गुणांक को 3 करने के लिए यहाँ पे हम ऐसे 3 लिख सकते हैं क्या, ऐसे थोड़ा ही लिख देंगे भाई। अगर हम यहाँ पे x का गुणांक 3 कर देंगे तो फिर ये समीकरण जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल -1 होता है। तो x का गुणांक को 3 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो समीकरण है इसके दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में क्यों करेंगे, तो भाई ये समीकरण है यानी कि इसके ये बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर हैं अभी। तो जब 3 का गुणा करेंगे तब अगर सिर्फ इस पद में गुणा कर देंगे तो ये बड़ा नहीं हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। तो समीकरण तो फिर संतुलित नहीं रहा, मतलब समीकरण गलत हो जाएगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण गलत ना हो इसके लिए समीकरण के दोनों पक्षों में समान राशि का गुणा या भाग करेंगे। जब भी किसी संख्या का गुणा समीकरण में करेंगे तो समीकरण के दोनों पक्षों में ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर समीकरण एक के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा x माइनस वाई यानी कि बायां पक्ष में और -1 का गुणा भी 3 कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, फिर 3 का गुणा x के साथ 3x प्लस माइनस का गुणा होगा तो -3 और y का गुणा होगा तो 3y इज ये क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3 और -3 है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस और 1 दिया 3। ठीक है, ये हमारे पास क्या समीकरण मिल गया, 3x - 3y इज -3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इस समीकरण में जो x का गुणांक है ये भी 3 है और समीकरण 2 में x का गुणांक 3 है, दोनों में समान है। अब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इसको क्या करते हैं, समीकरण 3 दे देते हैं। अब क्या करेंगे, इस समीकरण 3 यानी कि ये वाला जो समीकरण है और ये वाला समीकरण है, इन दोनों को जोड़ या फिर घटाकर हमें इस पद का विलोपन करना है। तो देखो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये पद घटेगा क्या, ये भी +3 है, ये भी +3 है, जुड़ जाएगा। तो जोड़ना नहीं है हमको, इसको घटाना है यानी कि विलोपित करना है, गायब करना है हमको। तो गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण का हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि इस समीकरण में इस समीकरण को घटा देते हैं। क्या करेंगे, सीधा समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में और समीकरण 3 में घटा देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 3x - 2y = 12 है, ये समीकरण दूसरा है। तीसरा समीकरण क्या दिया है, 3x - 3y = -3 है। अब चूंकि हमें इसे क्या करना है, घटाना है, तो जैसे ही घटाने का चिन्ह होता है या इसके सामने कुछ चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह माइनस है, ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस है, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे होता है, देखो एक नॉर्मल से उदाहरण देता हूँ। जैसे कि अगर हम x + y है, इसमें अगर हम x - y है, ठीक है, x - y, इसको जैसे घटाते हैं तो ऐसे माइनस करते हैं, तो उसके बाद क्या करें, x + y जब कोष्टक को हटाते हैं तो ये माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाता है, माइनस का गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो x के सामने पहले क्या था, प्लस था, वो माइनस हो गया, y के सामने पहले माइनस था, वो प्लस हो गया, चिन्ह बदल गया ना। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। कैसे कि ये चिन्ह क्यों बदले हैं आपको समझ में आ गया होगा। माइनस चिन्ह जब भी होता है, जब कोष्टक में रहेगा दोनों, तो माइनस कोष्टक को हटाने के लिए हमें माइनस चिन्ह का अंदर में गुणा हो जाएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब देखो 3x और 3x, 3x - 3x, तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। 3x में 3x आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 0 लिख सकते हैं या फिर रहने देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो -2y है, उसके बाद +3y है,
अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं -2y + 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 12 है और उसके बाद अब क्या है माइनस नहीं है प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पे क्या हुआ है 12 में हमने घटाया है -3, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 12 + 3, यही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, किस तरीके से यहाँ पे चिन्ह चेंज हुआ है, क्यों चेंज हुआ है वो समझ में आ गया होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको बारीकी से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जैसा कि हमने 0 से शुरुआत किया हो। ठीक है, चलो इस तरीके से ये हो जाएगा समीकरण। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा -2y और +3y, जब भी प्लस माइनस आता है बड़े में छोटे घटा दो, 3 में 2 जाएगा तो 1, यानी कि y बस बचेगा, एक y लिखने की जरूरत नहीं है। चिन्ह कौन सा रहेगा प्लस वाला, बड़े संख्या के सामने वाला चिन्ह। 12 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15। जो पुराना वाला प्रश्न था जिसको हमने क्या प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, उसी को हमने अब विलोपन विधि से हल किया है। ठीक है, उसी प्रश्न को, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए हमने सेम प्रश्न उठाया है। अब उसी प्रश्न को हमने यहाँ पे विलोपन विधि से हल किया तो y बराबर भी 15 मिल गया। अब क्या करेंगे, y के इस मान को समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रखो, एक का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें आसान होगा क्योंकि सिर्फ x - y = -1 है। इसमें रखेंगे तो फिर वही 3 का गुणा 2 का गुणा थोड़ा झंझट होगा। समीकरण 1 में सिंपली हम रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, इसको पूरा लिख लेंगे y का मान रखने पर, तो क्या हो जाएगा x - y की जगह हमने 15 रख दिया। अब उसके बाद क्या हो जाएगा -1, तो x का मान क्या होगा -1 और ये -15 पक्षांतर होगा तो +15 हो जाएगा। जब भी प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है बड़े संख्या के सामने के चिन्ह यानी कि +15 में 1 जाएगा तो 14। इस तरीके से x का मान क्या मिल गया 14 और y का मान 15। पिछले जो प्रतिस्थापन विधि था उसमें भी हमने देखा था x का मान 14 और y का मान 15 मिला था। ठीक है, इस तरीके से बीजी विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों के बारे में हमने देख लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। प्रश्नोली के प्रश्न हल करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नोली के प्रश्न हल करते हैं। प्रश्नोली के प्रश्न हल करेंगे तो और भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। जितना टाइम अभी हमें इसको समझने में लगा है उससे काफ़ी कम समय लगेगा प्रश्नोली के प्रश्नों को हल करने में। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा आपको प्रश्नों को हल करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कीजिएगा, जितने भी उदाहरण दिए हैं सभी उदाहरण को बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और इस तरीके से प्रतिस्थापन और विलोपन विधि हो गया। तो प्रश्नोली के प्रश्न हल करके देखते हैं। प्रश्नोली के प्रश्न जब हल करेंगे तो ये हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि जितना समय अभी हम इसको समझने में लगा है उससे काफ़ी कम समय लगेगा प्रश्नोली के प्रश्न हल करने में। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाता है प्रश्नों को हल करना, प्रश्नों को समझना। तो आप भी कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण, जितने भी आपके बुक में उदाहरण दिए हैं सभी उदाहरणों को एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और जब प्रश्नोली के प्रश्न हल करेंगे तो और भी कुछ बारीकियों को देखेंगे, जैसे कि परीक्षा में हमें इसे किस प्रकार से हल करना है, किस प्रकार से वाक्य बना के लिखना है। तो आगे के जो प्रश्नोली के प्रश्न है उसको हम अगले क्लास में करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF, TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा और एंड में जो 3 लेटर यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।